प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेश गोठवाल बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग की ओर से बीए द्वितीय वर्ष लोक प्रशासन के सभी विद्यार्थियों का उनकी इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम जिस इन वीडियो क्लासेस में अभी अध्ययन कर रहे हैं लोक प्रशासन बीए द्वितीय वर्ष लोक प्रशासन के प्रथम प्रश्न पत्र प्रशासनिक संस्थाएं का, और इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हमारा जो विषय चल रहा है वह है व्यवस्थापिका के कार्य। यह हमारा जो व्यवस्थापिका कार्य इसके अंतर्गत जो वीडियो है उनका ये चौथा भाग है, और इस चौथे भाग के अंतर्गत अभी तक हम पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे भाग के अंतर्गत हम व्यवस्थापिका कार्यों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें मैंने पहले आपको बताया कि व्यवस्थापिका दो प्रकार के कार्य करती है, परंपरागत कार्य, आधुनिक कार्य। आधुनिक जो परंपरागत कार्य हैं उसके अंतर्गत हम अपनी पहले की जो वीडियो क्लासेस हैं उसके अंतर्गत अध्ययन कर चुके हैं कि व्यवस्थापिकाओं द्वारा विधि निर्माण का कार्य किया जाता है, व्यवस्थापिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण रखने का कार्य किया जाता है, व्यवस्थापिका द्वारा विमर्शात्मक कार्य किए जाते हैं, व्यवस्थापिका राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। अब आज हम अध्ययन करेंगे कि व्यवस्थापिका के द्वारा न्यायिक कार्य भी संपन्न किए जाते हैं। न्यायिक कार्य भी वह कार्य हैं जो व्यवस्थापिका के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं, और इस महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत व्यवस्थापिका न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। जुडिशियल फंक्शंस भी व्यवस्थापिका द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि आप पीपीटी में देख रहे हैं, मैंने यहाँ पीपीटी में लिखा हुआ है कि अनेक लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका द्वारा कुछ न्याय संबंधी कार्य भी संपन्न किए जाते हैं। अगर हम बात करें ब्रिटेन की, ग्रेट ब्रिटेन की, तो ग्रेट ब्रिटेन की जो व्यवस्थापिका है, जो वहाँ की, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, उस पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो वहाँ का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, व्यवस्थापिका का उच्च सदन, जिसे हम लॉर्ड सभा कहते हैं, यहाँ गलत लिखा हुआ है लॉर्ड सभा है। उस लॉर्ड सभा वहाँ के उच्चतम अपील न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जो सीनेट है, वहाँ वह सीनेट भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों तथा अनेक उच्च पदाधिकारियों पर लगाए गए महाभियोगों की जांच करती है। जो वहाँ की जो पार्लियामेंट है, जिसे हम सीनेट कहते हैं, व्यवस्थापिका को वहाँ पर कांग्रेस कहते हैं, तो कांग्रेस का जो उच्च सदन है सीनेट वहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों तथा अनेक कुछ पदाधिकारियों पर लगाए गए महाभियोगों की जांच सीनेट के द्वारा की जाती है। व्यवस्थापिका अपने ही जो सदस्य होते हैं, जो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, और सदन के प्रांगण में, सदन के अंदर अगर यदि किसी बाहरी व्यक्ति ने कोई त्रुटि या ऐसा अपराध कर दिया है जिससे सदन की अवमानना हुई हो, तो सदन की अवमानना करने वाले विषयों पर भी, ऐसे समस्त विषयों पर अनुशासनिक या न्यायिक करने का सर्वोच्च अधिकार व्यवस्थापिका के पास सुरक्षित रहता है। व्यवस्थापिका संसद की अवमानना करने वाले प्रकरणों में या गलतियों में या विषयों पर अनुशासिक या न्यायिक कार्य करने के लिए जो अधिकार उसके पास चाहिए व्यवस्थापिका के पास, वो व्यवस्था के पास अधिकार हैं। वैसे अगर देखा जाए आमतौर से तो व्यवस्थापिकाओं द्वारा न्यायिक कार्य प्रदान नहीं किए जाते, न्यायिक कार्य संपन्न नहीं किए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे देशों में जहाँ की व्यवस्थापिका न्यायिक प्रकृति के कार्य का संपादन करती है। जैसे हमने पहले बात की, ब्रिटेन की जो लॉर्ड सभा है वो वहाँ की ब्रिटेन का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, और अमेरिकी राष्ट्रपति है। अमेरिकी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने का जो कार्य है वो कांग्रेस की, जो वहाँ की पार्लियामेंट है, वहाँ की व्यवस्थापिका है, जिसे कांग्रेस कहते हैं, उस कांग्रेस का जो ऊपरी सदन जो सीनेट कहलाता है, वह सीनेट महाभियोग की न्यायालय की भांति सुनवाई करके निर्णय देता है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो पार्लियामेंट है भारत की, जिसे हम व्यवस्थापिका है, जिसे हम संसद कहते हैं, वह संसद भी महाभियोग प्रस्ताव लाके राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकती है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संसद के, हमारे देश के संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है,
और जब कोई भी एक सदन इस महाभियोग के प्रस्ताव को पारित कर देता है तो जो दूसरा सदन है वो महाभियोग के कारणों की जांच करता है और उसमें दूसरे सदन के अंतर्गत के अंदर जब भी वो महाभियोग के प्रकरणों की जांच करता है तब जिसके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है तो वह वहाँ उपस्थित होकर अपना पक्ष भी प्रस्तुत कर सकता है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड की जो संघीय संसद है वो विविध सत्ताओं के बीच कार्यक्षेत्र संबंधी विवादों का निर्णय करती है। और लेकिन अगर हम अपनी सामान्य बात करें, अगर हम अपना आपस का पक्ष की बात करें तो और जब शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की बात करें और हम जब लोकतंत्र की रक्षा करने की बात करें तो यह मत भी उभर कर आता है कि जो व्यवस्थापिकाएं हैं उन्हें न्यायिक कार्य नहीं सौंपे जाने चाहिए। क्योंकि पहली बात तो यह है कि व्यवस्थापिकाओं का जो निर्वाचन है, व्यवस्थापिका में आप सब जानते हैं कि व्यवस्थापिका के सदस्य जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। तो जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव जनता का प्रतिनिधि के रूप में उनका चुनाव किया जाता है। जनता की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके लिए उनका चुनाव किया जाता है, लेकिन उसके अंतर्गत कहीं भी यह बात नहीं होती कि सदन के प्रतिनिधियों का चुनाव, व्यवस्थापिका प्रतिनिधियों का चुनाव इसलिए किया गया कि उन्हें न्यायिक कार्य सौंपे जाएंगे, क्योंकि उनका जो निर्वाचन है न्यायिक कार्यों को संपन्न करने के लिए नहीं किया गया है। क्योंकि न्यायिक कार्य विधि विशेषज्ञता वाले व्यक्ति के पास होने चाहिए और न्यायिक कार्य विधि वेत्ता के पास होने चाहिए और सदन का सदस्य कोई भी सामान्य व्यक्ति बन सकता है। यहाँ तक कि जो निरक्षर है वह व्यक्ति भी व्यवस्थापिका का सदस्य बन सकता है। तो उसे न्यायिक कार्य जो संपन्न करने के लिए जो आवश्यक योग्यता चाहिए वो उसका उनके पास अभाव रहता है। उनके पास जो आम विधायक हैं उनके पास विधि वेत्ताओं जैसा विशिष्टीकरण नहीं होता है। और फिर दूसरा पक्ष यह है भी अगर व्यवस्थापिका स्वयं ही कानून बनाएगी और स्वयं ही उनकी न्यायिक व्याख्या का काम करेगी तो यह स्पष्ट रूप से आप सब जानते हैं कि इससे जो शासन की शक्तियाँ हैं उनका दुरुपयोग होने की बहुत ज़्यादा संभावना बनती है। तो यह व्यवस्थापिका का जो महत्वपूर्ण कार्य है, न्यायिक कार्य, उसकी हमने चर्चा की। अब अगला जो कार्य है जिसकी हम चर्चा करते हैं वह कार्य है व्यवस्थापिका द्वारा संविधान में संशोधन करने का कार्य भी संपन्न किया जाता है। व्यवस्थापिका संविधान में संशोधन का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो व्यवस्थापिका द्वारा संपन्न किया जाता है। अगर हम बात करें सभी लोकतांत्रिक देशों में तो सभी लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह जो देश में संविधान प्रवर्तित है, जो देश में संविधान लागू है, जिसके आधार पर देश में शासन को चलाया जा रहा है, तो जैसे जैसे समय बीतता है, समय का प्रवाह बहता है, उस समय के प्रवाह के साथ अनेक प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो समकालीन नहीं रह पाती, समीचीन नहीं रह पाती। तो उन संवैधानिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस होने लगती है। जैसे कि आपकी पीपीटी में लिखा है कि व्यवस्थापिका को अपने देश में प्रवर्तित संविधान की प्रचलित व्यवस्थाओं के कालातीत हो जाने की स्थिति में, यानी समकालीन नहीं रहने की स्थिति में संविधान में संशोधन करने का अधिकार होता है। तो अपनी जो प्रशासनिक व्यवस्था है और देश की प्रशासनिक व्यवस्था को समकालीन बनाए रखने के लिए, समीचीन बनाए रखने के लिए अनेक बार संविधान में संशोधन करना अति आवश्यक हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में व्यवस्थापिका का ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य उभर कर सामने आता है। अगर हम अलग अलग देशों की बातें करें तो अलग अलग देशों के उनके जो संविधान है उसमें संशोधन की प्रक्रिया अलग अलग होती है, लेकिन व्यवस्थापिका के पास यह कार्य सुरक्षित अवश्य रहता है कि उसे संविधान में संशोधन करना होता है समय की आवश्यकताओं के अनुसार। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में तो संवैधानिक कानून और साधारण कानून में कोई अंतर नहीं होता है। वहाँ संवैधानिक कानून और साधारण कानून दोनों की जो मूल्य है वो दोनों का मूल्य लगभग बराबर सा है। कोई अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि जिस साधारण बहुमत के साथ साधारण कानून में परिवर्तन लाया जा सकता है, उसी साधारण बहुमत के साथ वहाँ ब्रिटेन के संविधान में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। वहाँ की संसद साधारण बहुमत से ही संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए, यूएसए की बात की जाए, तो अमेरिका में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत अधिक जटिल है। और हम भारत की बात करें तो भारत में भी संविधान में संशोधन की कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसके अंतर्गत अगर दोनों सदनों का दो तिहाई बहुमत से संविधान की
अधिकांश भागों में व्यवस्थापिका द्वारा संशोधन किया जा सकता है और साथ ही संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिनमें संशोधन किए जाने के लिए देश के आधे राज्यों की विधानसभाओं के समर्थन की के बहुमत के समर्थन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जो संविधान में संशोधन की यह शक्ति है, यह देश की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों में रहती है। तो देश के जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश की प्रशासनिक व्यवस्था को, संवैधानिक व्यवस्था को समीचीन समकालिक बनाए रखने के लिए संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो अब हम अगला जो व्यवस्थापिका का कार्य है जिसकी हम अब चर्चा करेंगे, वह है निर्वाचकीय कार्य, इलेक्टोरल फंक्शंस। व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य भी संपन्न किए जाते हैं। जो सभी देशों की व्यवस्थापिकाओं के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह व्यवस्थापिकाएं निर्वाचन संबंधी कार्य भी संपन्न कराएं। अगर हम उदाहरण दें तो स्विट्जरलैंड की जो संघीय सभा है वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों, न्यायाधीशों तथा प्रधान सेनापति का चुनाव करती है। अगर हम सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ की जो व्यवस्थापिका है वह भी मंत्रिपरिषद के सदस्यों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती थी। और भारत की बात करें तो भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं, और भारत का उपराष्ट्रपति भी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसी तरह लोकसभा अपने अध्यक्ष का स्वयं चुनाव करती है, राज्यसभा अपने उपसभापति का स्वयं निर्वाचन करती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका द्वारा कई प्रकार के महत्वपूर्ण निर्वाचकीय दायित्वों का निष्पादन किया जाता है। अनेक महत्वपूर्ण निर्वाचन संबंधी कार्य व्यवस्थापिका द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो हमने अभी अपनी इस वीडियो क्लास में चर्चा की है व्यवस्थापिका के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की। अब हम अगले इसी वीडियो क्लास के जो हमारा टॉपिक है व्यवस्थापिका कार्य, इसके कार्यों की हम अगली क्लास में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।